नमस्कार, जय हिंद, जय भारत गाइस। स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी का पूरा ग्राफ। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कई सारे कैंडिडेट्स पूछ चुके हैं, बता रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर प्लीज़ क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें हमें बता दीजिए। तो मैं एक साथ पूरा जीएस यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आपको छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। क्योंकि जीएस एक वाइड सब्जेक्ट है, वो कभी अंत नहीं होने वाला इस सब्जेक्ट का। आप पढ़ते ही रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए। जीएस आपका बढ़ता ही चला जाएगा। नॉट कन्फाइंड सब्जेक्ट, मतलब सीमित नहीं है सब्जेक्ट, और बढ़ता ही चला जाता है। हम हर चीज को यहाँ पर फोकस करेंगे सब्जेक्ट्स में। एक करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है एग्जाम के अंदर गाइस। चाहे लोअर पेपर हो, चाहे अपर पेपर हो, चाहे एक छोटा सा एग्जाम हो, चाहे बहुत बड़ा एग्जाम हो, चपरासी से लेकर आईएएस तक के में जनरल स्टडीज एक अहम रोल प्ले करता है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी रेफरेंस बुक है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ठीक है, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। काफी सारी अड़चने होती हैं जीएस सब्जेक्ट में गाइस। ठीक है, जीएस उनका अच्छा हो जाता है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, उसकी जीएस क्या है, कमांड पर रहती है। और जो बच्चा वनडे एग्जाम्स तैयारी करता है वो जीएस को फैक्चुअल रटना प्रारंभ कर देता है, रट्टा मार करता रहता है, उसके दिमाग में नहीं आता है। आज पढ़ लिया तो 4 दिन बाद वो भूल जाएगा। तो वो जीएस नहीं करनी है, करनी है थोड़ा अप लेवल की, ताकि अगर आपको करना है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा एग्जाम क्रॉस करना है, तो आपको अच्छी पढ़ाई उस लेवल पर करनी चाहिए गाइस। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या हमको जनरल स्टडीज में पढ़ना चाहिए गाइस। पूरा मैं यहाँ फोकस करूंगा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या है, मैक्सिमम कंटेंट ऐसे होते हैं जो बच्चा नहीं जानता है। मैं पूछूं व्हाट इज द जीएस, तो जीएस को बच्चा बोलता है जनरल साइंस, लेकिन जनरल साइंस पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज। ठीक है, तो जनरल साइंस पार्ट है एक जीएस का, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी में नहीं बताते हैं कि जनरल साइंस जीएस है। हम यहाँ बात करते हैं जीएस क्या है। जीएस सारी चीजें में आ जाता है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, सोशल इश्यूज हैं, सोशल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजियस इश्यूज जो होते हैं, ये सारी जीएस होती है। ठीक है, जनरल साइंस पार्ट है, बाकी सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ जीएस मतलब कहलाती है गाइस। हम इनका अध्ययन करेंगे तो ये जीएस कहलाती है। ये हम एक ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एसएससी, वनडे एग्जाम्स, रेलवे, बैंक में करंट अफेयर और स्टैटिक का रूप ज्यादा आता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ, जो बच्चे देखना चाहते हैं हमारे कलीग्स, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहला मैं ले लेता हूँ हिस्ट्री में, इतिहास में हम लोग क्या डिस्कस करना चाहेंगे। तो हिस्ट्री में मेजर मेजर जो टॉपिक है उन पर आप फोकस कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे आपकी शुरुआत कैसे होती है वो बाकी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या आपको पढ़ना है। जैसे आपको प्री हिस्ट्री पूरी पढ़ लेनी है, प्री हिस्टोरिक एरा, मतलब प्रागैतिहासिक काल, हिंदी में बोलो प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ लेना है। इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी गाइस। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में आद ऐतिहासिक काल पढ़ लेना है। हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी में ज्यादा हैं। तो प्रागैतिहासिक काल और ये आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रखना, कभी आप फेल नहीं हो सकते अगर इस रूटीन से आपने पढ़ाई कर ली तो। प्रागैतिहासिक काल में हम क्या पढ़ लेते हैं, लोअर पैलिथिक एज, मिडिल एंड न्यूलिथिक एज, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। लोअर, ठीक है, एंड मिडिल या मिसोलिथिक या न्यूलिथिक, मतलब निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल डिस्कस करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, पुरानी चीजें पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में एग्जाम्पल क्या है, आईवीसी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता लिख दिया मैंने, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, बोल भी रहा हूं बार बार,
क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें लिखूंगा तो शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ पूरी तरह से, स्पीच में आप सुन लिया करें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। अब जो पार्ट आएगा वो हिस्टोरिक में आएगा। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में हम ऐतिहासिक में डिस्कस कर लेते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर टिल डेट अब तक का इतिहास पूरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब प्री हिस्ट्री में क्या था, कोई साक्ष्य नहीं पढ़ा गया, याद रखना। और प्रोटो हिस्ट्री में सिर्फ लिखित के साक्ष्य मिले, उसे पढ़ नहीं पाए, ठीक है। एरो मैंने लगा दिया, इंडिकेशन कर दिया है। और हिस्टोरिक में हम दोनों ही पढ़ लेते हैं, दोनों ही साक्ष्य मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना वैदिक से लेकर टिल डेट तक। अब वैदिक से टिल डेट तक क्या पढ़ना है, यही तो हमें बताना है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। यही देखना है, ये तो हमें देखना है, पढ़ना है। ऐतिहासिक में वैदिक सिविलाइजेशन तो पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख देता हूँ या फिर इधर लिख देता हूँ कि ऐतिहासिक में हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन मतलब वैदिक, मैं पूरा लिख देता हूँ, वैदिक एरा पढ़ना है। महाजनपद पढ़ना है, मैं हिंदी लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं तो नहीं है ना। महाजनपद पढ़ना है, ओके। और धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन भी देखने हैं आपको। धार्मिक आंदोलन रिलीजियस मूवमेंट है, इनको भी पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन में सबसे ज्यादा फोकस करना है बुद्धिज्म पर, ठीक है, बुद्धा पर, बौद्ध धर्म। और सेकंड करना है जैन पर, जैन धर्म पर फोकस करना है। बौद्ध और जैन पर फोकस करना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट्स, इन पर फोकस करना है, ठीक है। कौमा महाजनपद और धार्मिक आंदोलन। अब मगध का उत्कर्ष, प्रोग्रेस ऑफ मगध। अब इसमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है इनको, जो इंपॉर्टेंट है वही वंश लिखेंगे, ठीक है, बाकी नहीं कर रहे हम लोग। मगध का उत्कर्ष में हम लोग हर्यक डायनेस्टी, वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इतना करना है हमको मगध का उत्कर्ष में, मौर्य वंश तक। उसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद एक काल आता है मौर्योत्तर, मतलब लेटर, लेटर मौर्य, ठीक है। लेटर मौर्य में क्या है, हम एक छोटा सा रहता है शुंग, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है गाइस, ये इंपोर्टेंट रहते हैं। और आप हिंद इंडो ग्रीक भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इंडो ग्रीक और कुषाण, कुषाण वंश, ये मेजर है, इतना करना है, ठीक है। जिनको तैयारी करनी है टॉप लेवल की अच्छी सी, अच्छे नंबर लेके आने, मेरिट लिस्ट में नंबर लेके आना है, तो ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। लेटर मौर्य के बाद गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है, ये सब याद रखना है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी आ जाती है। गुप्ता डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, कई सारे राजा आते हैं इसमें, ठीक है। मैं भी बस ये कंटेंट बता रहा हूँ, क्या क्या डिस्कस करना है, अपनी किताबों पे निशान लगा लेना, नोट्स पे निशान लगा लेना, जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद लेटर गुप्ता, लेटर गुप्ता में, मतलब गुप्ता तो आपको पता है, लेकिन लेटर गुप्ता में थोड़ा क्या है, टेंशन रहती है, क्या आता है सर लेटर गुप्ता में, ये आपको लिख लेना। राष्ट्रकूट, यहाँ पर राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सब नाम इंग्लिश में भी है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है आपको, पल्लव पढ़ना है, पाल पढ़ना है, पाल पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रकूट, पल्लव, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, ये आपको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। चोल, चालुक्य, ये सब हमें लेटर गुप्ता में पढ़ना है, इंपोर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं हमारे, ठीक है गाइस। ये हमें यहाँ पर एंशिएंट खत्म हो गई हमारी, ये जो डिस्कस हुआ है ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हुआ है, मतलब ये है एंशिएंट, एंशिएंट, टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इतना सारा पढ़ना है, ये एंशिएंट हो गई, ठीक है। ये अलग फोकस है जो हमें पढ़ना पड़ेगा।
इसको काउंट नहीं करना है। अभी मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। ये हमें इतना डिस्कस करना है यहाँ पर अच्छे मार्क्स के लिए। अब हमें मेडिवल की बात करनी है कि मेडिवल में क्या क्या डिस्कस करना है। तो मेडिवल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेंगे मेडिवल में, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आता है, मतलब अरबों का आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण इंडिया के ऊपर होता है। फिर महमूद गजनबी पढ़ना है, महमूद गजनबी डिस्कस करना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे सुल्तान हैं जो दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और लूट मार करते हैं, मकसदी था इनका। महमूद गजनबी, गजनी वंश जिसे हम कहते हैं, है ना। गौर वंश पढ़ना है, गौर वंश पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्योंकि गौर वंश के बाद दिल्ली सल्तनत ही आता है, दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुलाम वंश गाइस। ठीक है, गुलाम वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी, या फिर हमारा खिलजी डायनेस्टी आ जाएगा, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद आता है आपका तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद आता है सैयद डायनेस्टी, सैयद के बाद आता है लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। याद रहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना है। तो ये दिल्ली सल्तनत हो जाता है। काफी क्वेश्चंस हमारे फंसते हैं यहाँ से। अब ये तो पूर्व मध्यकाल हो गया। अब है मध्यकाल में, मध्यकालीन भारत में मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी ये पढ़ना है पूरा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लेटर। ठीक है, मतलब उत्तरकालीन मुगल, मुगल डायनेस्टी में देखो लिखेंगे लेटर मुगल, मतलब अनवर्दी रूलर थे यहाँ पर, अनवर्दी रूलर थे, याद रखना। लेटर में अनवर्दी थे, बहादुर शाह जफर से लेकर बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर सेकंड तक रहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड नहीं भरना चाहता हूँ क्योंकि मैं मैन कंटेंट लिखा रहा हूँ। बाकी पढ़ाएंगे आपकी चॉइस पर, क्योंकि पढ़ाना अंदर से सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। मैक्सिमम बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि मेहनत कितनी होती है वीडियो बनाने में। देखा करें, लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। ठीक है, किसी के पल्ले पड़ जाए, कोई बेचारा पढ़ सके। बहुत ऐसे झोपड़पट्टी वाले बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। तो लेटर मुगल हो जाएंगे। इसके बाद मराठा, हम मराठा भी साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन मराठा हम साथ ले लें यहाँ पर, मराठा। ठीक है तो मध्यकालीन का पार्ट ही मराठा, क्योंकि शिवाजी 1627 में पैदा होते हैं, 1680 में मर जाते हैं। तो मराठा आधा मिडिल में पढ़ लेते हैं। अब जो लेटर मराठा है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या डिस्कस कर लेते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, यहां पर हमारा पार्ट रहता है यूरोपियन कंपनियों का आगमन, यूरोपियन कंपनी का आगमन, अराइवल, यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, ये आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वही पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब आ जाते हैं। यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, उसके बाद यहाँ बैटल होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ेंगे। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, कई वीडियो तो मैंने बना दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर ट्राइब मूवमेंट पढ़ते हैं, ट्राइब्स एंड पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान विद्रोह, ये भी हम डिस्कस करते हैं। रिवॉल्ट, ट्राइब्स एंड पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बहुत अच्छे टॉपिक से समझा करो हिस्ट्री अपनी। ट्राइब्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स, फिर 1857 का मूवमेंट रिवॉल्ट हो जाएगा, ये भी एक 1857 का क्या विद्रोह हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी एरा, गांधी एरा। इतना कर लोगे कंप्लीट हो आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर इतना हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये तो सेलेक्टिव कंटेंट है जो आपको दोहराना है, हर बार पढ़ना है, तो मुझे लगता है कामयाब हो जाओगे गाइस। याद रखना, यहाँ मिडेबल में एक चीज़ और लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन, मैंने यहाँ लिखा नहीं तो आप लिख सकते हैं भक्ति ऑब्लिक सूफी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, भक्ति ऑब्लिक सूफी। उसके बाद मुगल डायनेस्टी, याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री इतना हमको यहाँ करना है।
उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ लिख देते हैं। पॉलिटी में जो मेजर सब्जेक्ट है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पॉलिटी में गाइस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में क्या बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्ट 1 से लेकर 6 तक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, कर लेना है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से 6 तक, ठीक है। जो करना है सिलेक्टिव करना है। फिर पार्ट 9A मतलब पंचायत आता है 9 में। 9A में म्युनिसिपैलिटीज आती हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो आपकी नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वो सब 9A में। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सहकारिता है, वो पढ़ना है, ठीक है। ये पार्ट 9A 9B। देन पार्ट 11 देखना है, 13 देखना है, 15, 17, 18, 20, ये आपको सारा कर लेना है। आपको आराम से कॉन्स्टिट्यूशन फंस जाएगा, हर पेपर में आएगा, कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है, याद रखना है, ठीक है। इतना आपको करना है पार्ट 1 से 6, फिर 9 से 9B तक। उसके बाद 11, 13, 15, 17, 18 एंड 20। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, पूछे जाते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको करना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं आ जाएगा। पार्ट 1 में मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि आपने सोचा हो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक लाइन में लिख दिया, मैंने कि हाँ इसमें ही सारा लिख दिया है, क्योंकि फिर मैक्सिमम और भी सारी चीज़ें लिखनी है। हिस्ट्री को तो कंटेंट में लिखना था, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, कंटेंट बच्चे नहीं जान पाते क्या क्या करना है। अगर आप पार्ट जानोगे तो पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएगा। पार्ट में सब कुछ दे रखा है, जैसे फिल्म में पार्ट 1 पार्ट 2 बनती है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में डिवाइड हुआ है, इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 का है इंडिया यूनियन फॉर द स्टेट, पहला दे रखा है पार्ट 1 में, है ना। पार्ट 1 में यही है। और पार्ट 2 में क्या सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में है आपका DPSP, पार्ट 4A में है आपका उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 5 में है आपका यूनियन गवर्नमेंट है, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री काउंसिल पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसका प्राइम मिनिस्टर का, फिर हम अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं, फिर हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, फिर CAG पढ़ते हैं, ये पार्ट 5 में होता है। पार्ट 6 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, देन फिर हम लोग चीफ मिनिस्टर, फिर हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये डिस्कस करते हैं। फिर हम हाई कोर्ट डिस्कस करते हैं, लेजिस्लेचर, फिर हाई कोर्ट आता है गाइस। तो पार्ट 6 में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाती है, मतलब 40 से 50% तो आपका यहीं फंस जाता है। बाकी पार्ट 9 पंचायत है, पार्ट 9A कोऑपरेटिव म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, फिर आपका 9B आपको पता है, 9B में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 11 में आपको क्या है डिवीजन है, और मतलब सेंटर स्टेट, 13 में आपका जो फाइनेंस कमीशन वगैरह है, ठीक है, 15 में आपका इलेक्शन कमीशन वगैरह है, 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 18 में आपका है आपका क्या कहते हैं इमरजेंसी प्रोविजन है, और 20 में आपका क्या है अमेंडमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं गाइस, ठीक है। हराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पढ़ना है। ज्योग्राफी में हम देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ डिस्कस करना है। ज्योग्राफी, ठीक है, ये कंटेंट याद रखना है। बच्चे कहते हैं सर बता दो सारा, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया का ज्योग्राफी देखते हैं। अब इंडिया की ज्योग्राफी में क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड में क्या है, मैं थोड़ा बता दूंगा क्या क्या करना है। जैसे इंडिया की उसमें हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, तो इंडिया के मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या डिस्कस कर लेना है, ठीक है। पहले तो अबाउट फिजिकल बाउंड्रीज किसकी, इंडिया की, मतलब भौतिक सीमा याद करनी है हमें। या हिंदी में लिख देता हूँ, फिर मैं मैक्सिमम क्या बच्चे हिंदी में ही है, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल दूंगा।
तो अबाउट फिजिकल बाउंड्रीज मतलब भौतिक सीमाएं होती हैं, मतलब हिमालय, है ना, हिमालय। हिमालय 4 प्रकार के हैं, आपको पता है। ट्रांस हिमालय, आपका नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय, फिर लिटिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, जो इंडिया को ढक रहा है। वहाँ पर फिर सारी चोटी आ जाएंगी, यहाँ पर इनकी हाईएस्ट पीक आ जाएंगी, हाईएस्ट पीक हो जाएगी मतलब ऊंची चोटियाँ। फिर इनके माउंटेन हो जाएंगे, हाईएस्ट माउंटेन रेंज पढ़ते हैं हम लोग, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना है। हाईएस्ट पीक हो जाएगी, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हो जाएंगी, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 रिवर्स देखते हैं, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, झीलें हैं, झीलें भी देखेंगे हम लोग, है ना। पासेस हैं, पासेस भी देखेंगे, मतलब दर्रे, इन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं, दर्रे भी पढ़ने हैं, ठीक है। जलप्रपात भी पढ़ना है, जलप्रपात भी देखना है, जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल ये भी पढ़ना है गाइस, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। रिवर्स, झीलें, दर्रे, जलप्रपात, जनजातियां मतलब ट्राइब्स भी पढ़नी है, ट्राइब्स भी देखनी है हमको यहाँ पर, ठीक है। अर्थक्वेक भी देखना है, अर्थक्वेक जो भी है, ये सब दोनों में बता देता हूँ, वर्ल्ड और इसमें सारी चीजें आएंगी। अर्थक्वेक है, वर्ल्ड में भी आता है, इंडिया में भी आता है। अर्थक्वेक है, इंडिया के अंदर वोल्केनोज भी हैं, ठीक है, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कहाँ पर, ज्योग्राफी के अंदर। वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको करने ही है, टूर नहीं करने। वर्ल्ड में क्या है, बाकी तो स्टैटिक में बहुत सारी लिखा दूंगा, इंडिया के ज्योग्राफी में। वर्ल्ड में सोलर सिस्टम देखना है, सोलर सिस्टम देखना है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। नंबर 2 सोलर सिस्टम हो जाएगा वर्ल्ड में, ठीक है। नंबर 2 आपका आ जाएगा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर एंड अक्षांश, देशांतर और अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, हिंदी में लिख देता हूँ, अक्षांश, देशांतर और अक्षांश, ये देख लेना। और भी है यहाँ पर, यहाँ मेंशन कर दूँ नंबर 3 मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या डिस्कस करते हैं, डेजर्ट, वर्ल्ड डेजर्ट भी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ग्रास लैंड भी देखते हैं, ग्रास लैंड एंड अबाउट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बारे में सारी जानकारी भी देखते हैं, महाद्वीप के बारे में सारी की सारी बातें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 5 कैपिटल एंड करेंसी भी देखा जाता है, ठीक है। कैपिटल एंड करेंसी भी देखा जाए, स्टैटिक पॉइंट में आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के में, कैपिटल और करेंसी। वर्ल्ड लेक्स भी देख लेते हैं, लेक्स भी, वर्ल्ड लेक्स वो इंडिया के लेक्स हैं, ये वर्ल्ड लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। वोल्केनोज भी हो जाएंगे, वोल्केनोज ये भी देखते हैं, ज्वालामुखी, कहाँ के, वर्ल्ड के ज्वालामुखी। मतलब इतना तो आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, ये नहीं कि सर जी इतना मत पढ़ाओ टेंशन हो जाएगी। एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल भी पढ़ना है आपको। इंटीरियर टू अर्थ, इंटीरियर, इंटीरियर टू अर्थ, आवाज मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि पढ़ना आपको है, करना आपको, बताऊंगा मैं सारी चीजें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड अर्थक्वेक भी पढ़ना है यहाँ पर आपको, क्लाइमेट भी पढ़ना है, वाटर स्ट्रीम भी देखनी है, वाटर स्ट्रीम देखनी है, क्लाइमेट देखना है। चक्कर मत आ जाना, पढ़ना है तो, ठीक है, चक्कर मत खा जाना कि बहुत सारा हो गया, मतलब वर्ल्ड में आपको इतना ही करना है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है जहाँ से आपको क्वेश्चन फंसने हैं और आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में मैं बहुत सारी चीज लिख सकता हूँ, और भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी हमें करना पड़ता है, इम्पोर्टेंट रहता है। डैम्स भी आते हैं, ठीक है, मतलब है ज्योग्राफी का जनरल ज्योग्राफी पार्ट है, ये हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, डैम्स भी डिस्कस करना है, ठीक है। और इंडिया का क्लाइमेट भी देखना है, वो वर्ल्ड का क्लाइमेट था, इंडिया का क्लाइमेट देखना है, क्लाइमेट या मानसून, मानसून भी आता है हमारे यहाँ पर, उसको भी देखना है, ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है। और भी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं नीचे करके,
ये आपका हो जाएगा, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बता दिया मैंने सारा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है गाइस, करना तो है ही, इतना फेल नहीं होंगे आप, पक्का कह रहा हूँ मैं आपको। और धीरे धीरे करते रहेंगे तो मुझे लगता है आदत बन जाएगी आपको, एक एक कंटेंट डेली करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हाईएस्ट पीक मैंने यहाँ बता दी है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज बता दी है। ठीक है, और नाइबर कंट्री भी नहीं बताई मैंने यहाँ पर, यहाँ वेस्टर्न घाट लिख लेते हैं। पेनिनसुलर इंडिया करना है, पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। वाटर चैनल हो जाएंगे, वाटर चैनल जलमार्ग जो होते हैं। ठीक है, जलमार्ग, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं पेनिनसुलर को, प्रायद्वीपीय भारत हिंदी में, प्रायद्वीपीय भारत। वाटर चैनल मतलब जलमार्ग कहते हैं यहाँ पर। कोस्टल नेम भी लिख लेंगे हम लोग, कोस्टल स्टेट्स भी हैं एंड नेम भी हैं, वो भी लिख लेंगे। तटीय राज्य, तटीय राज्य भी देखेंगे हम लोग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस को जुड़ रहे हैं। ठीक है, पड़ोसी देश भी देख लेंगे हम इस बारे, साथ साथ पड़ोसी देश भी कर लेंगे, देश और इनकी सीमाएं, सीमाएं भी कर लेंगे, कौन कौन सी सीमाएं लगी हुई हैं इसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहाँ देख लेंगे इंडिया में, जो हमको करना है इतना तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें हो जाएंगी, फिजिकल बाउंड्री बहुत सारी आएगी। हिमालय में भी कई सारे पॉइंट आ गए, माउंटेन रेंज हैं, पीक हैं, सब कुछ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ट्राइब्स आ गई, वाटरफॉल हो गया, पासेस हो गए, झीलें हो गई, रिवर हो गई, ज्वालामुखी हो गया, खेती हो गई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, डैम्स, क्लाइमेट, मानसून, पेनिनसुलर, वाटर चैनल, कोस्टल, नेम्स, पड़ोसी देश, सीमाएं, ये इतना हमें ज्योग्राफी में लेके चलना है, आराम से हमारा काम हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है गाइस, तो हमने 3 कंटेंट यहाँ देख लिए। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बन जाते हैं, इकोनॉमी में से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ये 4 कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जो हर किसी के लिए, बैंक के लिए भी है और साथ में एसएससी, पीसीएस, आईएएस, हर कंटेंट में यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, मतलब कंटेंट इम्पोर्टेंट मिलेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली करेंगे, समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें, करना हमें पड़ेगा गाइस। ठीक है, जनरल साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हल्की हल्की है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हल्का हल्का आप देख लेना। जनरल साइंस है तो आप लूसेंट से भी कर सकते हो, उतना डेप्थ में नहीं है, क्योंकि नाम से लग रहा है साइंस नहीं, जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है, तो इसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, छोटी छोटी यूनिट्स है, वो अपना देख लेना। लूसेंट से भी हो सकती है। ठीक है, मनोहर पांडे की बुक है, उसमें भी जनरल साइंस है, उससे भी कर सकते हैं आप। तो उसमें और डेली का करंट अफेयर तो हम लोग करते ही हैं डेली का, तो यहाँ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं करंट अफेयर में। तो डेली का करंट अफेयर जो पढ़ रहा है, अब करंट अफेयर में क्या क्या करना है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ कर लेना गाइस। ठीक है, जो मैं बता दूँ, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, अपॉइंटमेंट हैं, ये देख लेना, डेथ हैं, ये देख लेना, बुक्स के नाम हैं, बुक्स नेम आते हैं, बुक्स नेम कौन सी बुक्स किसने लिखी, ये देख लेना करंट अफेयर्स में। ठीक है, और आपकी नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ होती हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, या इकोनॉमी, उसको फोकस करना है। करंट अफेयर भी आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेना करंट अफेयर्स में, बाकी सारी चीज़ें आपकी सोशल वगैरह सब है। इकोनॉमी में क्या हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर जगह होगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा हो तो आपको थोड़ा। इकोनॉमी में मेजर है, क्योंकि इकोनॉमी से अगर एसएससी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं बस। बाकी अगर हम पीसीएस या आईएएस या आरओ की बात करें तो वहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती ही है। तो इकोनॉमी में हम लोग सारे पहले माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो में डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो माइक्रो बहुत बड़ा एक एरिया है मैक्रो माइक्रो का। ठीक है, माइक्रो माने संक्षिप्त होता है, मैक्रो माने विस्तृत हो जाती है। तो ये तो हमें करना ही है। साथ में हमें इनके अंतर्गत क्या आती हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, एनआई, याद रखना एनआई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये भी करना है, इंपोर्टेंट है। सारी इंपोर्टेंट कंटेंट लिखा रहा हूँ मैं साथ गाइस। बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग सेक्टर, ये भी देखना है हमको साथ साथ इकोनॉमी में ही। ठीक है, हमें इकोनॉमी में एफडीआई देखना है, एफडीआई है, एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, याद रखना है। ठीक है,
बैंकिंग में सारी चीजें आ जाएंगी, ये नहीं मैं अलग से लिखा दूं क्या क्या आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट में कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, याद रखना। नेशनल इनकम में एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, ठीक है। नेक्स्ट में टैक्सेस आ जाएंगे। अब टैक्सेस में आप सब जानते हैं डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अब इनडायरेक्ट में सबसे बड़ा टैक्स कौन सा ले रखा है, जीएसटी है। वो सारी चीजें आप देख लेना, टैक्सेस में भी है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। बाकी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी आप कर लेना। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट है आपका, ठीक है। एनर्जी है आपकी, एनर्जी है, कितना एनर्जी सेक्टर डेवलप कर रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप करना है, ठीक है। मार्केट पॉलिसीज हैं, मार्केट पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज हैं, इनको भी देखना है क्योंकि इकोनॉमी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रूप है इकोनॉमी का, ठीक है। ये भी हमको देखना है, मार्केट पॉलिसी कितना अप एंड डाउन होना है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है, रिसेशन है, ठीक है। मतलब आर्थिक मंदी है, मुद्रा अवस्फीति है, मुद्रास्फीति है। ये सब हमें इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के पॉइंट है हमारे। अगर हम इतना भी कर लेंगे तब भी हमारे छोटा सा एग्जाम और हमारे जो सिविल सर्विसेज पीसीएसआरओ के पेपर है उनमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये। इतना ऐसे हम कर लेंगे तब भी काम हो जाएगा। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान 12 तक बने हैं, 2012 तक। तो उनमें देख लेना 5 ईयर प्लान में क्या क्या बातें हुई हैं। फर्स्ट से लेकर 1951 से लेकर 2012 तक की बातें 5 ईयर प्लान में आ जाएंगी कि सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, वो सब 5 ईयर प्लान में मेंशन कर दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉवर्टी देख लेना, पॉवर्टी, पॉवर्टी भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक। गरीबी है, गरीबी कैसे हट रही है, क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं हट रही है, वो सारी बातें आप इसमें देख लेना इकोनॉमी में, ठीक है गाइस। और नेशनल इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर है, उसको ही आप अपडेट करना है। तो बस मैंने यहाँ बता दिया है, इतने सेक्टर्स को आपको पढ़ना है, ओवरऑल सभी को देखना है, छोटे सा पेपर से लेकर बड़े पेपर तक। हर पेपर में जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पहले एसएससी सीजीएल में मेंस में नहीं आता था, अब मेंस में जीएस को रख दिया गया है। जीएस पढ़ेंगे तो गाइस काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ऐसे राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, जिनकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, वो आराम से किताबें पढ़ने का शौकीन होगा और आगे वो कम्युनिकेशन भी कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कंटेंट लिखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको लेके चल रहा है। डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, मैंने ये सारा ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके तब मैंने आपको ये मैसेज दिया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 8-9 साल से बनते आ रहे हैं और आगे आई होप 4-5 साल तक क्वेश्चन बनेंगे ही। और बाकी जीएस पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है, नॉलेज है आपकी बढ़ती ही है, आगे हमारी नॉलेज काम आती है। जीएस एक निखार का सब्जेक्ट है, निखर जाता है कैंडिडेट इसमें और चर्चाओं का विषय रहता है। आपकी एक स्किल बनती है, कम्युनिकेशन बनता है और आप हर समाज में उठने बैठने लायक बनते हैं। तो जीएस आपको निपुण करता है, कुशल बनाता है, अंदर से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उस लेवल को और अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। चलिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर, तो मैंने इतना ही मैंने संक्षेप में बता दिया है, देख लीजिएगा और सब बच्चों को शेयर कर दीजिए करें। ये नहीं कि मतलबी हैं, मतलबी मत रखिए, दुनिया में भला करना का भी काम किया करें आप लोग। टीचर आपसे कोई फीस पे नहीं करता है और ना लेता है ऑनलाइन पढ़ाने की, आप बस शेयर, लाइक एंड आगे के लिए भेज दिया करें, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।